नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने जो साइंस की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, उसमें अपने अभी एक टॉपिक अपने कर लिया है जो पादपों में पोषण है, वो अपने पढ़ लिया है। और नया टॉपिक है अपनी सूक्ष्म जीव है। ये जो कक्षा 6 है उसका चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों, यानी अध्याय 8 पढ़ने जा रहे हैं अपने। और ये आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उससे अपने लिया है। ये वीडियो आपके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सूक्ष्म जीव टॉपिक लगता है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, उन सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा आपके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस जो चैप्टर वाइज सीरीज अपने स्टार्ट की है दोस्तों, इसमें आपको जो आरबीएससी के 6 से लेकर 10 तक की बुकें हैं उसके सारे टॉपिक आपको मैं कवर करवाऊंगा। तो निश्चित ही आपको ये हर कंपटीशन एग्जाम में लाभ देगी दोस्तों। तो आज का जो ये जो टॉपिक मैंने लिया है सूक्ष्म जीव, उसमें अपने पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, इसके अलावा लाभदायक कौन से होते हैं, हानिकारक कौन से होते हैं, और सूक्ष्म जीवों से जो अपने खाद्य पदार्थ वगैरह है उनको बचाने के लिए क्या क्या रख रखाव करते हैं अपने, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सूक्ष्म जीव होता क्या है दोस्तों। देखिए कि हमारे आसपास अनेक सजीव पाए जाते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे ब्लू व्हेल, हाथी हाथी बरगद का पेड़ आदि। और कुछ इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि अमीबा है, जीवाणु है, वायरस है। और दोस्तों निश्चित ही सूक्ष्म जीव से आपके क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो 2 साल है पिछले अपने ये वायरस से ही अपने गुजर रहे हैं दोस्तों। तो वायरस यानी सूक्ष्म जीव पे क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। ऐसे सजीवों को जो जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं जो टेलीग्राम चैनल है उसमें इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता क्या है। कि ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है। सूक्ष्म जीव के लिए दोस्तों ये जो विधि वगैरह है, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो ब्रेड की रोटी है वगैरह है ना, उस पे किस तरीके से ये बताया है। जो अपने काम की चीज़ है कंपटीशन एग्जाम में, वो मैं आपको कराऊंगा। बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख सकते हैं। देखिए कि जल की बूंद में अनेक जलीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। अतः सूक्ष्म जीव सामान्यतः जल सामान्यतः हवा, पानी, मिट्टी, गर्म जल स्रोतों, बर्फीले क्षेत्रों, दलदली भूमिगत अर्थात सर्वत्र पाए जाते हैं। ये जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत ही काम की चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और चित्र में कुछ सूक्ष्म जीव दर्शाए हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, कवक है, वायरस है, जीवाणु है, शैवाल है, कवक कवक है, और मशरूम, ये अनेक सूक्ष्म जीव दर्शाए हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव के। सामान्यतः सूक्ष्म जीव के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। आपको मैंने कवक और शैवाल है वो पिछली वीडियो में पढ़ाया भी है, इसमें भी कुछ और इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी। और सबसे पहले अपने देखते हैं कि वायरस यानी विषाणु क्या होता है। ये सूक्ष्मतम संरचनाएं हैं दोस्तों। इसमें पेन के ये निशान वगैरह किए हुए हैं, यानी जो मैंने बुक ली है किसी बच्चे की, तो ये उससे मैं पहले से किए हुए थे। तो आप ये इससे थोड़ा मतलब हिचकिचाना मत, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो जो काम की चीज़ है वो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है और कुछ पहले से इसमें की हुई है हाईलाइट। कि देखिए ये सूक्ष्मतम संरचनाएं हैं। इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं दोस्तों। बहुत ही काम की चीज़ है ये, कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन होता है? वायरस होता है। क्योंकि इनमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में ये निर्जीव की तरह, लेकिन जब भी किसी संजीव सजीव के में प्रवेश करते हैं तो उनमें वृद्धि एवं गुणन होता है। यानी दोस्तों जैसे ये किसी भी सजीव के शरीर में जाएंगे तो ये क्या करेंगे? अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, यानी वहाँ पे क्या करेंगे? ये वृद्धि व गुणन करना प्रारंभ कर देंगे। वैसे प्रकृति में ये निर्जीव अवस्था में होते हैं। यह पादपों एवं जंतुओं में कई प्रकार के रोग फैलाते हैं। उदाहरण के लिए
TMV वायरस है और SIV वायरस है। यानी TMV होता है टोबैको मोज़ेक वायरस और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखना। दूसरा है अपने माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटी कोशिका है जो जीवाणु फिल्टर से भी छन सकती है। तो सबसे छोटी पूछे आपको कोशिका तो माइकोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। वो आपको कोशिका वगैरह पढ़ाऊंगा, उसमें मैं करवा दूंगा। इसके द्वारा पादपों में बैंगन का लघुपर्ण व तिल की फ्लोडी नामक रोग होता है। इन्हें पादप जगत के बहरूपिया यानी पादप जगत का जोकर भी इसको बोलते हैं अपने। बैंगन का लघुपर्ण क्या होता है दोस्तों, इसमें पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी रह जाती है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही से नहीं हो पा सकती है, यानी पत्ती इससे क्या होता है, बैंगन के फल वगैरह हैं वो नहीं लगते हैं, यानी इसका विकास नहीं होता है दोस्तों। और तीसरा है अपने जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इकोलाई है और लैक्टोबैसिलस है। इकोलाई से जैसे अपने दस्त पेचिस है, ऐसे रोग होते हैं। और लैक्टोबैसिलस है दोस्तों, ये दही में पाए जाने वाले जीवाणु हैं, यानी दूध से दही बनाते हैं, तो उसमें काम आता है ये अपने। कवक है। कवक वैसे अपने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था, फिर भी इसमें देखते हैं कि इसमें फफूंद, इसे फफूंद या फंगस भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मशरूम या सांप की छतरी है। कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, ये काला कीट रोग बोलते हैं इसको, तथा बाजरे व स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, इसको जोगन रोग भी बोलते हैं दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी संबंध के रूप में भी पाए जाते हैं। पांचवा देखिए अपने प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है ये दोस्तों एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि अमीबा पैरामीशियम है। और शैवाल देखिए, ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप है। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही तालाबों, नदियों, पोखरों और नाली आदि का पानी क्या होता है, वो हरा दिखाई देता है। यह हरा रंग शैवालों की कोशिका में पर्णहरित की उपस्थिति के कारण होता है। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा है दोस्तों, इसको अपने यूकेरियोटिक एकोशिकीय जीव कहते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है दोस्तों, इसमें यूकेरियोटिक में तो क्या होता है, केंद्र के चारों ओर झिल्ली का आवरण पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, केंद्र के चारों ओर जो केंद्र की झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है स्वतंत्र रूप से, इसमें केंद्र का अस्तित्व नहीं होता है। और अगला है स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स है दोस्तों, ये भी यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय के बजाय ये बहुकोशिकीय है। नील हरित शैवाल, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, नील हरित शैवाल है ये प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। अब अपने देखते हैं लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन से हैं। लाभदायक में सबसे पहले तो देखिए, आप याद रख लीजिए, दही में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो होता है, यानी दही या जावण में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसके अलावा कुछ खाद्य सामग्री है, जैसे कि आपके देखते हैं दही, पनीर, सिरका आदि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। यीस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में व जलेबी बनाने में प्रयुक्त खमीर, घोल के खमीर उठाने के लिए किया जाता है। तो जलेबी बनाने के लिए जो खमीर वगैरह है उसका घोल अपने उठाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अपने यीस्ट का उपयोग करते हैं, यानी ये कवक है दोस्तों एक, ठीक है। और क्लोरेला का उपयोग सूप व अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। तो आइसक्रीम और सूप बनाने में किसका, क्लोरेला का, और जलेबी का जो खमीर का घोल है वो उठाने के लिए किसका, यीस्ट का उपयोग करते हैं। औषधि के रूप में देखिए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु विटामिन B12 तथा एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक तैयार किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पेनिसिलियन लीनियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है, और इसका उपयोग टीके व प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने खोज की थी ये भी आपको याद रखना है, और किस काम में आती है ये भी आपको याद रखना है पेनिसिलिन वाला।
पेनिसिलियम वाला है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तीसरा है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणुओं की कई प्रजातियां व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पादपों हेतु उपयुक्त यौगिक के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण अथवा नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाती है। इसमें उदाहरण देखते हैं तो अपने देखिए कि मूंग, मोठ, चना, मटर, जड़ गुलिकाओं यानी जो जड़ों में गांठें जो पाई जाती है में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु। तो राइजोबियम जीवाणु है दोस्तों, ये किस में काम आता है? ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है या यौगिकीकरण है उसमें काम आता है। ये साइड में डायग्राम बनाया हुआ है, जो दलहनी पौधे हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। इसके अलावा ये गतिविधि वगैरह है, ये दोस्तों आप एक बार देख सकते हैं। नाइट्रोजन चक्र वो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है कि जब मृत जंतुओं व पादपों का अपघटन होता है तो उनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुंचना तथा पुनः इनसे नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो ये चक्कर दोस्तों चलता रहता है। चौथा देखिए, अपनी ह्यूमस निर्माण में भी क्या है, ये काम आते हैं। ह्यूमस निर्माण में क्या होगा कि जीवाणुओं के द्वारा पत्तियों, गोबर व अन्य अवशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। इस कारण मृदा उपजाऊ बनती है। और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टूथपेस्ट बनाने में जेंथोमोनास क्रेपेस्ट्रिस नामक जीवाणु है उसका उपयोग किया जाता है। अब ये तो अपने लाभदायक पढ़े थे, अब हानिकारक भी देख लेते हैं अपने। हानिकारक क्या होंगे? निश्चित रूप से रोग उत्पन्न करेंगे। तो पहला है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव है। तो मनुष्य में 6 रोग या टीबी या तपेदिक बोल सकते हैं अपने, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग आदि सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। और इनकी जो आगे एक दिन वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको क्या है कि इनके ट्रिक वगैरह बता दूंगा, कौन सा विषाणु से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है। ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा, कवक जनित है, प्रोटोजोआ जनित, सारी की सारी मैं वो ट्रिक से एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा। और एंथ्रेक्स मनुष्य एवं जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाला एक भयानक रोग है। गाय में खुरपका, मुंहपका रोग वायरस द्वारा होता है। नींबू का कैंकर है, ये जीवाणु जनित है। और गेहूं की रस्ट है, ये कवक जनित है। भिंडी का पीत सीरा मोजेक वायरस जनित रोग है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, कौन सा कवक जनित है कौन सा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और ये जो नींबू का कैंकर रोग है, ये साइड में चित्र से दर्शाया हुआ है, सिट्रस कैंकर रोग दर्शा रखा है चित्र में। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना, तो सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाता है, इनके संक्रमण से क्या हो जाता है, अचार ये खाद्य पदार्थ है ये क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। यानी अनाज, दालें, पके हुए फल, भोजन, अचार आदि सूक्ष्म जीवों के कारण खराब हो जाते हैं, अतः इन्हें सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाना चाहिए। तीसरा है खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, इससे जिससे इन्हें ग्रहण करने वाले व्यक्ति को उल्टी दस्त होने लगती है और कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। पांचवा है बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना, जैसे कि कपड़े हैं, कागज है, लकड़ी है, चमड़ा आदि से बनी विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को सूक्ष्म जीव खराब कर देते हैं, जिससे इनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। और इनके रख रखाव वगैरह के लिए दोस्तों ये उपाय, जैसे घरों में अनाज, दालें, कपड़े आदि को समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। पकाई हुई दाल, दूध आदि भोज्य पदार्थों को ठंडी जगह रखना चाहिए। अचार में तेल, मुर्गों में शक्कर आदि डालना चाहिए। सिरके का उपयोग कर भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना चाहिए। और धान व दालों में पारद गोलियां व नीम की पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धान व दालों में पारद की गोलियां डाली जाती है या नीम की पत्तियां डाली जाती है। और खाद्य परिरक्षण क्या है दोस्तों, ये जो सूक्ष्म जीव है उनसे बचाने के लिए अपने यूज करते हैं। इसकी परिभाषा देखिए नीचे लिखी हुई है कि खाद्य पदार्थों व भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य परिरक्षण कहलाती है। वो सबसे पहले खाद्य परिरक्षण का सामान्य तरीका में शीतलन रहता है। शीतलन में क्या होता है दोस्तों, अपने फ्रिज में जो वस्तुएं वगैरह रखते हैं, यानी रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया में तापमान कम होता है। कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रिया की दर में अत्यधिक कमी आ जाती है, जिससे इनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। अतः रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने
पर खाद्य सामग्री जल्दी से खराब नहीं होती है। तो होता क्या है कि कम ताप पर खाद्य पदार्थों को रखने की विधि को रेफ्रिजरेशन या शीतलन कहते हैं अपने। आजकल किसान व्यापारी फलों सब्जियों आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीतगृहों जैसे कोल्ड स्टोरेज है आदि का उपयोग करते हैं। दूसरा है निर्जमीकरण। निर्जमीकरण में क्या होता है दोस्तों कि 1 दशक पहले तक इंजेक्शन लगने से पूर्व कांच की सिरिंज व सुई को उबालते हुए पानी में गर्म करते थे। तो ये जो गर्म करने की प्रक्रिया है ये दोस्तों क्या कहलाती है, ये निर्जमीकरण कहलाती है। निर्जमीकरण में क्या होता है कि इंजेक्शन की सुइयाँ या अपने कह सकते हैं सिरिंज की सुइयाँ हैं, इनको उबलते हुए जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया निर्जमीकरण कहलाती है। आजकल क्या होता है, आजकल ये पराबैंगनी या अपने कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट किरण है, उनके द्वारा भी रोगाणु मुक्त किया जाता है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, पाश्चुरीकरण जो अपने डिब्बेबंद भोज्य पदार्थ होते हैं या अपने कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थ है उनको डिब्बे में बंद करने से पहले या बोतलों में बंद करने से पहले क्या करते हैं अपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं और ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई जाती है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसको डिब्बे में बंद करते हैं ताकि ये सूक्ष्म जीवों से नष्ट नहीं होते हैं। और इधर ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया है के लिए लुईस पाश्चर का बताया हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा एक बार देख लेना दोस्तों। अब अपने देखते हैं निर्जलीकरण देखते हैं। निर्जलीकरण में क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ है उनसे जल निकालने की प्रक्रिया है वो कहलाती है, यानी धूप में सुखाना ही है। खाद्य पदार्थ जैसे अनाज वगैरह है उनको धूप में सुखाने की प्रक्रिया है, ये निर्जलीकरण कहलाती है। उबाल कर आप समझ गए हैं कि खाद्य पदार्थों को उबाल के नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। और रसायनों का उपयोग, तो इसमें आप याद रखिए कि सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत, स्कोप, केचप आदि के परिरक्षण में किया जाता है। और 7 नंबर अपने नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग, जैसे अचार वगैरह अपन डालते हैं, है ना, उसमें अपने ये आ जाएगा। सूक्ष्म नाशक पदार्थ है, तो सूक्ष्म नाशक पदार्थ में आप क्या याद रख सकते हैं, जैसे फिनाइल है, तो फिनाइल क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो फिनाइल वगैरह है उनका अपने घर के गंदे आंगन या शौचालय या स्नानघर में उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जल को जीवाणु रहित करने में, तो जल में क्या करते हैं अपने उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दुआ आदि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कार्बोनिलिक अम्ल का उपयोग भी सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थ के रूप में अपने करते हैं। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको भी आप एक बार रीडिंग कर लेना दोस्तों। जो पाठ का सार है वो इसी में दिया हुआ है। और अब इस पे अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसमें निशान लगा भी रखे हैं बच्चे ने, तो आप इस पे मन जाइए एक बार, आप अपने हिसाब से इनको एक बार नोट कर लीजिएगा कि सूक्ष्म जीव है कौन से हैं, विषाणु, कवक, जीवाणु और उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे हैं उपयुक्त सभी। किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, या सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, ये अपने विषाणु को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिजैविक औषधि है तो दोस्तों पेनिसिलिन द्वारा होता है, इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव है तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव अमीबा है। इसके अलावा देखिए रिक्त स्थान वाले भी देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। और कोलेरा नामक एक कोशिकीय जीव खाद्य पदार्थ खाद्य सामग्री बनाई जाती है, खाद्य सामग्री बनाने में यूज करते हैं। सूप या अपने कह सकते हैं जो सूप, और उसके अलावा अपने आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज करते हैं। राइजोबियम जीवाणु है, ये क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और खाद्य पदार्थों से जल को निष्कासित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है, यानी सुखाना वगैरह कहते हैं अपने धूप में सुखाना। इसके बाद देखिए विषाणु हैं, तो विषाणु से एड्स होता है। राइजोबियम है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आता है। ईस्ट है, ये किण्वन कह सकते हैं अपने, या कह सकते हैं ये खमीर जो उठाने की प्रक्रिया, या अपने कह सकते हैं बियर या एल्कोहल बनाना है, ये इसी में आता है दोस्तों। और लैक्टोबैसिलस है, ये दही में पाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अपने मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।